जय हिंद। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम आपको फिजिक्स का कंप्लीट इंट्रोडक्शन दे दिए हैं। इस पार्ट में हम जानेंगे स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या है, टाइप ऑफ फिजिक्स कितने होते हैं, मॉडल्स, एक्सिम्स, ये सब क्या होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले समझिए, फिजिक्स बहुत ही वाइड रेंज का सब्जेक्ट है, यानी कि ये छोटी से छोटी चीज़ को लेकर और बड़ी से बड़ी चीज़ को कवर करता है। स्कोप ऑफ फिजिक्स इज ट्रूली वास्ट, इट कवर्स ट्रिमेंडस रेंज ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। यानी फिजिक्स का अपने आप में रेंज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बड़ी रेंज को कवर करता है और बहुत छोटी रेंज को भी कवर करता है। इसलिए फिजिक्स को दो मेजर चीज़ों से आप समझेंगे। अगर आप फिजिक्स की सबसे छोटी रेंज की बात करें तो प्रोटॉन, जो कि सबसे छोटा चीज़ होता है इस यूनिवर्स में, उसकी लेंथ होती है मात्र 10⁻⁻15 मीटर। और इस दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ क्या है? ब्रह्मांड है, यानी 10⁻26 मीटर। यानी कि फिजिक्स छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ को भी अपने अंदर कवर करता है। वहीं अगर आप मास में बात करेंगे तो इस दुनिया में जो सबसे हल्की चीज़ है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का वेट होता है मात्र 10⁻30 kg। और इस यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा मास किसका है? यूनिवर्स का खुद का है, 10⁻56 kg यूनिवर्स का पूरा मास माना जाता है। अब ये याद रखिएगा कि यूनिवर्स को कोई तो मापने गया नहीं एग्जैक्टली, ये एक अनुमान लगाया गया है, कैलकुलेशन के आधार पर बनाया जाता है। बाकी यूनिवर्स तो, स्पेस तो इनफाइनाइट है, इसे आप जानते हैं। यानी आपने देखा कि फिजिक्स एक जगह पर बहुत छोटी चीज़ को कवर कर रही है साइज में, प्रोटॉन को, और एक जगह पर पूरे यूनिवर्स जितना बड़ा साइज को कवर कर रही है। एक जगह पर आपने देखा कि फिजिक्स ने बहुत ही हल्की चीज़ को कवर किया जो कि इलेक्ट्रॉन है, और एक जगह आपने देखा कि सबसे बड़ी चीज़ को भी कवर किया जो कि यूनिवर्स है। इसलिए फिजिक्स के मेजरली दो स्कोप बना दिए गए हैं, यानी एक हो जाता है मैक्रोस्कोपिक, एक होता है माइक्रोस्कोपिक। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा और माइक्रो का मतलब होता है छोटा। मैक्रोस्कोपिक में हम वो चीज़ें पढ़ेंगे जो बहुत बड़ी हैं, जो बहुत वास्ट लेवल की हैं, जैसे कि अर्थ का रोटेशन हो गया, मून के बारे में हो गया, सनलाइट, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, ये सब चीज़ों के बारे में हम किस में पढ़ लेंगे? मैक्रोस्कोपिक में। अब माइक्रोस्कोपिक में हम उन्हें पढ़ेंगे जिन्हें हम आंखों से अपने नहीं देख सकते हैं, वो इतने छोटे हैं, जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वांटम फिजिक्स, इस सब के बारे में हम आपको माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में आप पढ़ेंगे। ये तो साइज के आधार पर फिजिक्स का क्लासिफिकेशन हो गया, एक साइड छोटी चीज़ों को हम पढ़ेंगे, एक साइड बड़ी चीज़ों को पढ़ेंगे। लेकिन आप बताइए कि सिर्फ फिजिक्स में इतनी ही चीज़ें थोड़ी हैं। फिजिक्स के बहुत सारे प्रिंसिपल जो कि बहुत पुराने हैं और कुछ प्रिंसिपल बहुत नए हैं, यानी उनको अभी अभी खोजा गया है, उनकी रिसर्च अभी अभी की गई है। तो यानी फिजिक्स के जो प्रिंसिपल बहुत पुराने हो गए उनको एक तरफ रख दिया गया और जो नए हैं उनको एक तरफ रख दिया गया। यानी फिजिक्स को आगे फिर चल के दो भागों में बांट दिया गया। एक हो जाता है क्लासिकल फिजिक्स, दूसरा हो जाता है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में हम सारी वो चीज़ें रखते हैं जो अभी अभी खोजी गई हैं, और क्लासिकल फिजिक्स में वो सारी चीज़ें रखते हैं जो पहले खोजी गई हैं। क्लासिकल फिजिक्स के अंदर हम जो बहुत पहले चीज़ें डिस्कवर कर ली गई थी, जैसे ग्रेविटेशन हो गया, लॉ ऑफ मोशन हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स हो गया, ये सब चीज़ों के बारे में हम बहुत पहले डिस्कवर कर लिया था, इसलिए इसको एक तरफ रख दिया गया। लेकिन 1900 की शताब्दी आई जिसने फिजिक्स में एक ड्रास्टिक चेंज लाया। हुआ यह था कि नील्स बोर, मैक्स प्लांक और अल्बर्ट आइंस्टीन, इन तीन लोगों ने मिलकर के एक नई चीज को फिजिक्स में इंट्रोड्यूस किया जिसको कहते हैं क्वांटम फिजिक्स। जो नील्स बोर और मैक्स प्लांक थे, इन्होंने देखा कि जो प्रकाश होता है वह एक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और प्रकाश के कणों को ही क्वांटा या फोटान कहते हैं। याद रखिएगा, पार्टिकल्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटान। लाइट होती है वो एक पार्टिकल्स के रूप में ट्रेवल करती है, और यहीं से एक नई चीज का जन्म हुआ जिसका नाम है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स के अंदर आप पूरी वो चीजें पढ़ते हैं जो आप सीधे आंखों से नहीं देख सकते, जैसे परमाणु के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब चीजों के बारे में आप पढ़ेंगे क्वांटम फिजिक्स के अंदर। तो यहाँ पर आपने देखा कि कुछ चीजें जो कि बहुत पुरानी है और कुछ चीजें अभी अभी खोजी गई, इसलिए दो बार क्लासिफाई कर दिया गया, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। यानी आप सिंपल भाषा में समझ जाइए, मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स को ही क्लासिकल फिजिक्स कहा जाता है और माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स को मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है। यानी एक में बड़ी बड़ी चीजें और पुरानी चीजों का अध्ययन किया जाता है, एक में नई और छोटी छोटी चीजों का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, आपकी जो बुक है इसमें पूरा फर्स्ट चैप्टर में बेसिक बताया गया है, यानी हर चीज के बारे में आपको फर्स्ट लेयर बता दी गई है, जैसे मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, और ये सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। देखिए, मैकेनिक्स के अंदर उन चीजों को पढ़ते हैं जो गति, बल, इन सब चीजों से रिलेटेड होता है। मैकेनिक्स इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विद द एनर्जी, फोर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन ऑब्जेक्ट। यानी किसी ऑब्जेक्ट पर बल लगाने पर क्या क्या चेंजेस आते हैं, इस सब के बारे में हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। जैसे वेग, वेलोसिटी, संवेग, एक्सीलरेशन, त्वरण, मंदन, ये सब चीज को हम
कहाँ पढ़ते हैं? मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। यानी किसी कार का वेग 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है तो कितने समय में रुक जाएगी, किसी ट्रेन की इतनी रफ्तार है, इतना मास है तो उसका मोमेंटम क्या होगा, ये सबको हम मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम उन चीज़ों को पढ़ते हैं जो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इन सब के बीच का रिलेशन बताता है। यानी किसी चीज़ के टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर पर क्या फर्क पड़ता है, प्रेशर बढ़ाने से टेम्परेचर कैसे रिएक्ट करेगा, इसको हम थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन द हीट, प्रेशर एंड एनर्जी इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। फिर आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के अंतर्गत हम आवेशित कणों के बारे में पढ़ते हैं कि यानी कैसे कोई कण आवेशित होकर कितना चार्ज कितनी पैदा करता है, उसकी प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेंज आता है और वो कितनी पावरफुल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। ये सबको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर कर पढ़ते हैं। टर्म ऑप्टिक्स है, इसके बारे में भी समझ लीजिए। ऑप्टिक्स में हम सब कुछ प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं, यानी प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ये सब चीजों को हम ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। ये आपको 12th में मिलेगा। ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ लाइट। यानी जिस पार्ट में हम लाइट के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, प्रकाश के गुण और उनके प्रभावों के बारे में अध्ययन को हम प्रकाशिकी कहते हैं, ऑप्टिक्स। उसी तरह यहाँ पर देखें कुछ टर्म्स आपको मिल जाएंगे, क्वांटम फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स। तो हमने आपको बता ही दिया है क्वांटम फिजिक्स, इसमें छोटे छोटे कणों को पढ़ा जाता है। यहाँ पर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सबको पढ़ा जाता है। और न्यूक्लियर फिजिक्स में आप स्पेशली न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि ये न्यूक्लियर से संबंधित हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए हु इज फादर ऑफ क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स के जनक कौन है, तो क्वांटम फिजिक्स के जनक 3 लोगों को माना जाता है, नील्स बोर, अल्बर्ट आइंस्टीन एंड मैक्स प्लांक। हालांकि इन तीनों का कंट्रीब्यूशन अलग अलग क्षेत्र पर है, पर इन तीनों को ही क्वांटम फिजिक्स का फादर माना जाता है। यह बात हमेशा याद रखिएगा, साइंस बहुत ही डायनेमिक है, इसमें कोई भी कभी भी फाइनल थ्योरी नहीं दी जा सकती है। रिसर्च और समय के अनुसार पर थ्योरीज की मीनिंग और उसका सेंस बदल जाता है। साइंस इज अ वेरी डायनेमिक, इट हैज़ नो फाइनल थ्योरी। इसके पास कोई फाइनल थ्योरी नहीं दी जा सकती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि पहले बताया गया कि पृथ्वी सौरमंडल के हमारे केंद्र पर है और सूर्य उसका चक्कर लगा रहा है। फिर उसके बाद निकोलस कोपरनिकस और गैलीलियो ने यह साबित किया कि नहीं, सौरमंडल के केंद्र पर तो सूर्य है और हमारी पृथ्वी सन का चक्कर लगा रही है। आपने देखा कि एक थ्योरी बता रही थी कि पृथ्वी सौरमंडल के केंद्र पर है, दूसरी थ्योरी बता रही है कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र पर है। तो यहाँ पर टाइम और रिसर्च के अनुसार थ्योरीज बदल जाती हैं। जैसे पहले बताया गया कि मैटर की सबसे छोटी यूनिट मॉलिक्यूल्स यानी अणु हो जाती है। प्रत्येक मैटर अणुओं से मिलकर बना होता है। लेकिन बाद में इन्होंने साबित किया कि मैटर्स के अंदर भी न्यूक्लियस होता है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। यानी पहले तो माना जाता था कि अणु ही सबसे छोटी चीज़ है, बाद में माना गया कि परम अणु यानी उससे भी छोटी कोई चीज़ होती है, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अणुओं में भी जो सबसे छोटा वो परम अणु। आपके चैप्टर में 3 टर्म्स लिखी होंगी, हाइपोथेसिस, एक्सिम्स एंड मॉडल्स। इसके बारे में हम थोड़ा समझ जाते हैं ये क्या। देखिए, हाइपोथेसिस इज एन अनप्रूवन स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन एनी यूनिवर्सल फिनोमिना। हाइपोथेसिस को हिंदी में परिकल्पना कहते हैं। यह एक अनुमानित प्रस्ताव है जिसके आधार पर कोई निष्कर्ष निकाल लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि पृथ्वी में ग्रेविटेशन है, ये एक प्रस्ताव हो गया। इसके आधार पर निष्कर्ष निकाल लिया गया कि जितनी भी चीज़ें पृथ्वी की सतह पर होंगी या पृथ्वी से ऊपरी सतह पर होंगी, पृथ्वी उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते रहेगी। यानी एक अनुमान के आधार पर हमने एक निष्कर्ष निकाल लिया कि हाँ, पृथ्वी पे बल होता है, ये हमने अनुमान लगाया। फिर इसके आधार पर हमने एक क्या बना लिया, यहाँ पर निष्कर्ष। पर याद रखिएगा कि कभी भी हाइपोथेसिस को प्रूफ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हाइपोथेसिस में आप सिर्फ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। जैसे आप दिखा सकते हैं हमें कि अगर मार्कर को छोड़ दिया जाए तो ये ज़मीन पे गिर जाएगा, अगर कोई फल होगा तो वो भी गिर जाएगा, बॉल होगा वो भी गिर जाएगा। यानी हमें एक्सपेरिमेंट्स तो आप थाउजेंड्स दे सकते हैं, लेकिन इसे कभी प्रूफ नहीं किया जा सकता है। इसीलिए हाइपोथेसिस को अनप्रूवन स्टेटमेंट कहा जाता है। दूसरी टर्म आ जाती है एक्सिम्स। देखिए, एक्सिम्स का हिंदी मतलब होता है स्वयं सिद्ध, यानी एक ऐसा स्टेटमेंट जो स्वयं से सिद्ध होता है। अ सेल्फ एविडेंट स्टेटमेंट दैट इज वाइडली एक्सेप्टेड विदाउट एनी क्वेश्चनिंग। यानी एक ऐसा स्टेटमेंट जिसे सब लोगों के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया है विदाउट कोई क्वेश्चन किए। जैसे कि गैलीलियो ने कहा कि हर वस्तु में जड़त्व का नियम होता है, यानी लॉ ऑफ इनर्शिया उन्होंने दिया, और हमने विदाउट क्वेश्चन करे इसको
एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि वो सही भी है, पर बात यह है कि हमने उसको विदाउट क्वेश्चनिंग एक्सेप्ट कर लिया। यानी एक ऐसा स्टेटमेंट जो सेल्फ प्रूव्ड होता है और उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है विदाउट क्वेश्चन, उसी को हम एक्जिम्स कहते हैं। याद रखिएगा, एक्जिम्स को प्रूफ नहीं किया जा सकता क्योंकि ये पहले से प्रूव्ड होता है, इसीलिए इसको सेल्फ एविडेंट स्टेटमेंट कहते हैं। नेक्स्ट टर्म आ जाती है मॉडल। ये बड़ा ही सिंपल है। किसी भी चीज का अध्ययन कर करके हम जो निष्कर्ष निकालते हैं उसके आधार पर एक फाइनल थ्योरी बना देते हैं, एक फाइनल सिद्धांत बना देते हैं, उसी को हम मॉडल कहते हैं। अ परफेक्ट थ्योरी टू एक्सप्लेन एनी नेचुरल फिनोमिना इज नोन एज मॉडल। यानी मॉडल एक ऐसा सिद्धांत, एक ऐसी थ्योरी प्रस्तुत करता है जिसके द्वारा कोई चीज तय रूप से होने लगती है। कोई चीज अगर पृथ्वी के ऊपर होती है तो पृथ्वी उसे अपनी तरफ खींच लेती है, चाहे वो टेबल हो, फैन हो, पंखा हो, कुछ भी रखिएगा तो आप नीचे की ओर खींचेगी, और यहीं से एक परफेक्ट थ्योरी बन जाती है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आई होप आपको यह सब समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे व्हाट आर द फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, यानी प्रकृति में मूल रूप से पाए जाने वाले बल कौन से हैं, इनके बारे में हम समझेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।